हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो ये पूरा आर्किटेक्चर समझने के लिए मैं एक अटेंशन इज ऑल यू नीड एक रिसर्च पेपर है जो गूगल की पूरी टीम ने बनाया था। इसमें आशीष वासवानी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द थिंग्स। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने सॉल्व की। मैं इसको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी ऐसा पर्सन जो इसके साथ गेट स्टार्टेड करना चाहता है एटलीस्ट अबाउट द कोर ऑफ जीपीटी मॉडल्स या कुछ भी जो आजकल चल रहा है। आप डॉली इफेक्ट देख सकते हो, डॉली मॉडल्स हैं। और आजकल ऐसे बड़े मल्टी मॉडल्स भी हैं जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट भी हैं, इमेज टू टेक्स्ट भी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें वो मॉडल्स कर पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कैसे वो ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर ही इन सारे मॉडल्स का जो है वो एक कोर है। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर समझ आता है तो कहीं ना कहीं आप इस मॉडल को अपने उन पर्पसेस के लिए यूज कर पाओगे। एटलीस्ट एग्जिस्टिंग मॉडल्स को अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके आपको एक बेटर यूज के समझ में आएगा। सो आई एम होपिंग ये वीडियो आप काफी इंजॉय करोगे, तो प्लीज पूरी वीडियो देखना। थोड़ी बोरिंग जरूर हो सकती है बिकॉज रिसर्च पेपर है, थोड़े बोरिंग स्टफ होंगे, बट प्लीज अगर आप ये पूरी वीडियो देख पाते हो तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि इसके पीछे की ओवरऑल स्टोरी क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गूगल की टीम ने जो भी अटेंशन इज ऑल यू नीड पे काम किया, इससे पहले के जो मॉडल्स थे वो रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू चला करते थे। रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व की है। लाइक अगर मैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की बात करूं तो वो सीक्वेंस बेस्ड मॉडल्स थे जो अपनी इनपुट सीक्वेंसिंग के बेसिस पे लेते थे। मैं अभी उस नेटवर्क्स को अभी नहीं दिखाऊंगा, मे बी मैं लेटर ऑन किसी और वीडियो में कवर करूंगा। बट रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क सीक्वेंसिंग के थ्रू प्रोसेसिंग होने के कारण लाइक वन बाय वन उनकी इनपुट्स पास ऑन होती थी, तो उनका जो ट्रेनिंग टाइम था वो बहुत ज्यादा हाई था। उसके अलावा उन मॉडल्स की जो एफिशिएंसी थी वो भी इतने स्मार्ट नहीं थे, क्योंकि ऐसा क्या होता था कि उसको अपने पुराने वर्ड्स का आइडिया नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं आई लव आइसक्रीम, तो आइसक्रीम से पिछला वर्ड जो रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है वो उस पिछले पैटर्न को ऑब्जर्व करता था जो कि है लव, और वो लव के बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता था जो कि कुछ एक रैंडम वर्ड भी हो सकता है। समटाइम्स उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं बनता था और वो इतने अच्छी प्रिडिक्शंस नहीं कर पाता था। तो नंबर वन वाज द प्रॉब्लम, ये स्लो ट्रेनिंग था। उसके बाद ये इतना हाईली एक्यूरेट नहीं था। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया। और लाइक इसको इतना ज्यादा एफिशिएंट बनाया कि बहुत ज्यादा लार्ज डेटा सेट के साथ भी ट्रेन हो सके। तो मैं पहले आपको आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसे दिखता है। मैं बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बने, ताकि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ट्रांसफॉर्मर के बारे में बिल्कुल नहीं समझ में आता एटलीस्ट दे कैन गेट स्टार्टेड। मैं बहुत ज्यादा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो मैं कोड के थ्रू पाइथन में कवर करने की कोशिश करूंगा। बट लेट्स स्टार्ट विद द इंट्यूशन और मोटिवेशन कि कैसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बनाए गए। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कुछ ऐसा सा दिखता है। इस आर्किटेक्चर के अंदर दो लेयर्स हैं। पहला तो है हमारा इनकोडर लेयर, एंड सेकेंड वन इज द डिकोडर लेयर। जो इनकोडर लेयर है वहां से बेसिकली हमारा सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, एंड डिकोडर लेयर के थ्रू कॉम्बिनेशन के थ्रू हम प्रिडिक्शन एंड टेक्स्ट जनरेशन और भी पॉसिबिलिटीज हम कर सकते हैं। ये पूरा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इनपुट्स पास ऑन होती हैं, यहाँ पे कुछ इनपुट एम्बेडिंग्स होती हैं, पोजिशनल इनकोडिंग होती है। मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इनके काम क्या होते हैं। और मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा आर्किटेक्चर दिखता कैसे है। नाउ टू एक्सप्लेन दिस ओवरऑल आर्किटेक्चर मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया जो कि मैंने चैट जीपीटी के थ्रू ही बनवाया है। ये जो जीपीटी है, मुझे इसकी फुल फॉर्म भी थोड़ा सा अब समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल जीपीटी की फुल फॉर्म ही होती है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। सो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर ही है जो इतने स्केल अप हो चुके हैं, इतने ज्यादा बिलियन पैरामीटर्स के साथ ट्रेन हो चुके हैं जो हमें इतने परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ वो डेटा हमें दे पाते हैं। तो आई जस्ट एडेड द रेफरेंस हियर, अटेंशन इज ऑल यू नीड, और उसको मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है डिफरेंट सेक्शन में कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है।
तो जो पहला स्टेप है जब हम इसे डेटा देते हैं तो वो कैसा होता है कि इनपुट रिप्रेजेंटेशन वाला जो होता है वो पहला स्टेप होता है। पहले स्टेप में इनके तीन पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक स्ट्रिंग देनी है, द कैट इज सिटिंग ऑन अ टेबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं कुछ एक रैंडम स्ट्रिंग अज्यूम कर लेता हूँ। तो टोकनाइजेशन में क्या होता है, हर एक वर्ड को तोड़ा जाता है। एक जो लाइन लिखी गई है उसको एक एरे में तोड़ दिया जाता है, जैसे दी इज अ सेपरेट वर्ड, कैट इज अ सेपरेट, सैट, और जो भी अपने वर्ड्स हैं उसको टोकनाइज कर लिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है सब वर्ड्स, कैरेक्टर्स और वर्ड्स और उसके फॉर्मेट में। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है उसको एट द एंड बाइनरी समझ में आता है, उसको इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आते। तो जब हम ये टोकनाइजेशन करते हैं, टोकनाइजेशन के बाद हमें एम्बेडिंग लुकअप करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी ये वर्ड्स हैं उसके लिए एक स्पेशल एरे बनाया जाता है जो कि नंबर बेस्ड होता है। ओके। अब कंप्यूटर्स नंबर्स को प्रोसेस करने में बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट है, राइट? तो ये जो भी हमने टोकनाइज किया था उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है एरेज के फॉर्मेट में। एंड देन थर्ड स्टेप इज पोजिशनल इनकोडिंग। पोजिशनल इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि वो जब एरे ऑफ नंबर्स बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूं कि एक एट एट लेंथ का एक एरे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जो द है, द के लिए एट एलिमेंट का एक एरे बनेगा। सेम चीज कैट के साथ होगी, कैट का भी एट एलिमेंट का ही एरे बनेगा, सेम सैट के साथ भी। तो अगर मैं इन तीन की बात करूं तो एक एरे बनेगा जिसमें एट 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 वेक्टर्स बनेंगे। गॉट इट? सो एक बार जब ये वेक्टर बन गए, यहाँ पे सीक्वेंसिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैट को पहले कर लूं या दा को बाद कर लूं तो पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो सकता है, राइट? पोजिशनल इनकोडिंग एक ऐसा टोकन मल्टीप्लीकेशन होता है या कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म होता है हमारे उस एरे के साथ, सो दैट वो जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर गलत सीक्वेंस उसमें चला गया हमारे मॉडल के अंदर, वो गलत चीजें सीख लेगा एंड थिंग्स कैन गो इन सम रॉन्ग डायरेक्शन एज वेल। सो एक बार ये इनपुट रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया, अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं अटेंशन इज ऑल यू नीड, यहाँ पर हमारा इनपुट पास हो रहा है जो कि टोकनाइज होगा, फिर इनपुट एम्बेडिंग होगी। पोजिशनल इनकोडिंग में हम उसका सीक्वेंस के साथ मेंटेन करते हैं उस पर्टिकुलर एरे को, एंड देन इट गोज टूवर्ड्स मल्टी हेड अटेंशन, सिंगल हेड अटेंशन और बाकी प्रोसेसिंग के थ्रू, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मर लेयर ऑपरेशन। अब इसके अंदर जो पहला पार्ट है सेल्फ अटेंशन या मल्टी हेड अटेंशन की हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले मैं आपको सेल्फ अटेंशन के बारे में एग्जांपल बताता हूँ। अटेंशन इज ऑल यू नीड शायद इसीलिए ही नाम रखा गया है, क्योंकि जब हम वो पर्टिकुलर एरे को पास ऑन करेंगे वो सिमिलैरिटी इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करेगा। सिमिलैरिटी इंडेक्स का मतलब कि वो जो पर्टिकुलर लाइन है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आई लव आइसक्रीम, कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ कितना मैच कर रहा है, कितना सेंस बना रहा है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिनको अगर हम हटा भी दें तो उसका उतना शायद इम्पैक्ट ना हो, राइट? तो इट्स अ काइंड ऑफ एनालिसिस जो अटेंशन मैकेनिज्म खुद करने की कोशिश करता है ताकि वो फाइंड कर सके कि कौन सा वर्ड किस वर्ड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। यही एक रीजन है जिसके थ्रू ये पूरे कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ पाता है, जो कि रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो पुराने ही जस्ट एक वर्ड को सीक्वेंस को समझता था और कुछ भी जो भी आगे प्रिडिक्शन मॉडल होता था वो प्रिडिक्ट करता था, जो शायद उसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, राइट? तो सेल्फ अटेंशन के थ्रू क्या होता है, वो पर्टिकुलर वर्ड जो है बाकी वर्ड्स के साथ अटेंशन मैकेनिज्म फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल आई लव आइसक्रीम, अगर मैं लव को हटा दूं तो सेंटेंस ही चेंज हो सकता है, पूरा मतलब ही चेंज हो सकता है, राइट? तो इस पूरे अटेंशन मैकेनिज्म को समझने के लिए तीन पार्ट्स यूज होते हैं, क्यू के वी। कुछ नहीं है, ये भी एक एरेज होते हैं जिनको हम मल्टीप्लीकेशन, बेसिकली मैथ मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। ये एक उसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं किसी दिन आपको कवर करके बताऊंगा। एक बार जब ये मैकेनिज्म ऑपरेट होना स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग में ये वैल्यू बिल्कुल ही एक रैंडम वैल्यू से स्टार्ट होती है बिकॉज मशीन इज नॉट ट्रेन्ड।
राइट। तो जब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होती है, वो कुछ वैल्यू उस टाइम पे प्रिडिक्ट करेगा, उसके बाद बैक प्रोपेगेशन के थ्रू उसको दोबारा फाइन ट्यून किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव आइसक्रीम, मैंने उसको बोला आई लव, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आइसक्रीम तो उसको पूरा डेटा दे दिया। अगर उसने वो आइसक्रीम सही प्रिडिक्ट नहीं किया, तो आई विल बैक प्रोपेगेट और उसके जो पैरामीटर्स हैं, वेट्स हैं, उसको मैं फिर से फाइन ट्यून करूंगा कि नहीं नहीं, यू प्रिडिक्टेड रॉन्ग वर्ड, नाउ लेट्स लिटिल बिट ट्वीक योर एरेस और वेट्स, सो दैट अब आपको आइसक्रीम प्रिडिक्ट करना है। ये चीज बार बार ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है मल्टीपल डेटा सेट के साथ, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज के साथ, ताकि वो उतना ज्यादा सीखता जाए। यही एक रीजन है, अगर आप कम डेटा के साथ ट्रेन करोगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो स्पीड है, वो शायद उतनी अच्छी ना हो। तो सेल्फ अटेंशन का काम सिर्फ इतना होता है कि एक रिलेशन फाइंड करना, कि कौन सा वर्ड किसके साथ एक रिलेशन मेंटेन कर रहा है, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकालना, सो दैट वो उसके अंदर के फीचर्स निकाल सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कुछ भी उसके साथ क्वेरी किया जाए, वो बेस्ट आंसर्स देने के लिए कैपेबल हो। मल्टी हेड अटेंशन कुछ भी नहीं होता, इट्स लाइक अ सिंपल हेड अटेंशन, सिंगल सेल्फ अटेंशन की तरह ही होता है, बट मल्टी हेड अटेंशन इज लाइक मल्टीपल लेयर्स। और ये मल्टीपल हेड अटेंशन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन अ टेबल, कैट टेबल के साथ क्या रिलेशन करता है, सिटिंग के साथ क्या रिलेशन करता है, या फिर सिटिंग का कैट के साथ क्या रिलेशन है, द के साथ क्या रिलेशन है, टेबल के साथ क्या क्या रिलेशन है। तो मल्टीपल वर्ड्स मल्टीपल रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। So once they will try to understand each word having relation with everyone, तो उसको एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक मोर प्रिसाइज और फाइन ट्यून्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमारे मॉडल के पास होती है। अब एक चीज जो शायद मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दी, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क में वो शायद एक सीक्वेंस के साथ जाता था, बट इन अटेंशन लेयर्स या ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में एक ही शॉट में वो पूरा का पूरा डेटा पास ऑन किया जाता है, इनपुट एम्बेडिंग एंड पोजिशनल इनकोडिंग एंड मल्टी हेड अटेंशन के थ्रू एक बार में पास ऑन किया जाता है, ताकि वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ सके, ना कि पिछला वर्ड, राइट। बिकॉज अगर उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, तो उसके बेसिस पे ही वो अगले वर्ड्स जनरेट कर पाएगा। यही रीजन है जो जीपीटी आर्किटेक्चर्स हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स, वो बेस्ट आंसर्स कर पाते हैं एज कंपेयर टू द अदर मॉडल्स। तो दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मर आने के बाद जो हमारी जो एआई की जर्नी थी, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। चाहे वो इमेज जनरेशन को लेके आप कह सकते हो, चाहे आप टेक्स्ट जनरेशन को लेके कह सकते हो, या कोई भी और नए टूल्स, बहुत सारे एडवांसमेंट्स आने लग गए, राइट। तो एक बार अगर ये मल्टी हेड अटेंशन उस अटेंशन सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन हम उस पे नॉर्मलाइजेशन लेयर फाइंड करते हैं, क्योंकि जो ये प्रिडिक्शंस करते हैं, ये जो एरेज बनते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत हाई होता है, सिमेट्रिक नहीं होती उनकी वैल्यूज। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो सारे पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज, मतलब एक सेम रेंज में ला दिया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग करना आसान रहे। एक बार उसको नॉर्मलाइज कर लिया, फिर हम देते हैं उसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आई एम सॉरी, एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क होता है जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। हम ये जो प्री डिफाइंड डेटा है, जो फाइन ट्यून डेटा है, उसको हम न्यूरल नेटवर्क को देते हैं। वो न्यूरल नेटवर्क उसके अंदर के फीचर्स को और अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है, बेसिकली उनके डेप्थ को एनालाइज करने की कोशिश करता है, कि अब कौन सा जो सेंटेंस है, क्या उसका सेंस बना रहा है उसके डीप पैरामीटर्स को लेकर। तो उसका जो ब्रेन है, वो हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ऑन अ इजी फॉर्मेट, एक फाइन ट्यूनिंग हुई, उसके बाद एक और फाइन ट्यूनिंग लेयर है जो फीड फॉरवर्ड की है। आई ट्राई माई बेस्ट, जब हम इसे एक बार स्क्रैच से कभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, या किसी फ्रेमवर्क के थ्रू, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। फीड फॉरवर्ड में बेसिकली वो सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं, बैक प्रोपेगेशन यहाँ पर भी काम करती है। एंड देन अगेन वी डू द नॉर्मलाइजिंग, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई ना चला जाए, वो सेम रेंज में रहना चाहिए। एंड देन डिकोडर स्टेप्स कम्स इनटू द पिक्चर। यहीं से हमारी
एक्चुअल में अदर थिंग्स काम करना स्टार्ट करती है। मैं थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाता हूँ अपने हमारे रिसर्च पेपर के साथ। इनपुट एम्बेडिंग के बाद पोजिशनल इनकोडिंग, ताकि वो जो स्ट्रक्चर है वो सेम वे में हो जाए। उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन में उसका सिमिलैरिटी स्कोर फाइंड आउट किया जाता है। एंड देन फीड फॉरवर्ड में उसके जो फीचर्स हैं उसको और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक बार फीचर को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, उसको नॉर्मलाइज करने के बाद यहाँ पे जो पार्ट है वो हम डिकोडर को पास ऑन करते हैं। एंड यहीं से हमारी आगे की जो प्रिडिक्शंस है वो होना स्टार्ट होती हैं। इस वीडियो में पूरे डिकोडर आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक इंट्यूशन प्रोवाइड करूं कि कैसे डिकोडर आर्किटेक्चर यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट हमने पास की, आई लव आइसक्रीम एंड, ओके। एंड के बाद एक सेंटेंस है जो इसको प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे आई लव आइसक्रीम मैंने यहाँ पे पास ऑन किया। जब वो आई लव आइसक्रीम यहाँ पे जाएगा एंड के साथ, वो आगे यहाँ पर पास ऑन होगा, ओके। एंड यहाँ पे उसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो पास ऑन किया जाएगा, जो यहाँ पे आगे वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सॉफ्ट मैक फंक्शन लगा हुआ है। सॉफ्ट मैक जो है अपने प्री ट्रेन मॉडल में से वो सारी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि एंड के बाद क्या आ सकता है। अगर मैंने उसको डेटा में ट्रेन पहले से कर रखा है, लाइक आइसक्रीम एंड स्नैक्स एंड मैगी और समथिंग, चार पांच और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। तो जिस पे वो ज्यादा ट्रेंड होगा, जो ज्यादा सिमिलर होगा, वो पर्टिकुलर पार्ट की जो वैल्यू होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, ओके। सॉफ्टमैक्स एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी जो है उसको एक सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में उसको रखता है, ओके। जिसके सबसे ज्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी होगी वो उसको प्रिडिक्ट कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लव आइसक्रीम एंड मैगी, ओके। बाय द वे गाइस, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट, बट आई लव आइसक्रीम एंड मैगी, आई लिटरली लव। सो मैगी एड ऑन होने के बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस फिर से एज अ इनपुट यहाँ पे पास ऑन कर दिया जाता है। एंड देन लेटर ऑन मैगी के बाद अगला वर्ड जो है यहाँ से प्रिडिक्ट किया जाता है। मैगी, देन समथिंग, वो एक एक वर्ड आगे 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 प्रिडिक्ट करता जाता है और फिर से उसको एम्बेड किया जाता है, फिर से वो इनपुट जाता है, फिर आगे वो प्रिडिक्ट करता है। ये प्रोसेस तब तक चलता जाता है जब तक आगे के पूरे टेक्स्ट जनरेशन खत्म ना हो जाए। तो ये था ओवरऑल हाई लेवल आर्किटेक्चर का ओवरव्यू, कैसे ये ओवरऑल प्रोसेस काम करता है। मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू ऑल दिस। मैं इसके अलावा और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जो थोड़ा सा और डिटेल्ड होंगी। आई एम होपिंग कि ये वीडियो में थोड़ा सा तो आइडिया लगा होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर काम करता है, क्या उसके पीछे की प्रॉब्लम्स थी, कैसे उसने स्पीड को इम्प्रूव किया। इसके अलावा आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ ऐसे सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू कुछ लाइव डेमो प्रोजेक्ट्स भी बना के आपको दिखाऊं, सो दैट लर्निंग जो है वो और अच्छी हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड लेट्स लर्न टुगेदर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।